छात्राओं को नमस्कार करता हूं और भाई विवस्मान को धन्यवाद देता हूं, जो कि आज के समय में जो परीक्षा लेखपाल राजस्व परीक्षा होने वाली है 19 जून को, उसके लिए प्रतियोगी छात्रों को देखते हुए ग्राम विकास से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिनके लिए हमें उन्होंने बुलाया है। मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम विकास सिंह है। मैं लेखपाल पद पे कार्यरत हूं। इस समय मैं जमानिया में हूं। ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम कुछ प्रश्नों को इनके द्वारा लिखा गया है, बताया भी गया है, और कुछ समस्याएं जो आती हैं उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। आगे अगर आप लोगों को कुछ और भी इसके माध्यम से पूछना हो तो ज़रूर इसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करिएगा। हम कोशिश करेंगे कि फिर नेक्स्ट जो इनका वीडियो होगा उसमें हम लोग उसका आंसर देने का प्रयास किया जाएगा। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं सीधे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना है। तो जो ग्राम विकास से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं तो उसमें अधिकतम जो प्रश्न होते हैं वो ग्रामीण परिवेश से ही होते हैं, और लेखपाल जो पद है उसमें लगभग ये सारे पद और कुछ चीज़ें ऐसे शब्द होते हैं जो कि न सुने होते हैं। इसके लिए सबको बहुत समस्या होने लगती है कि नहीं थोड़ा सा इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको न जानना है, और उसके बाद जानने के लिए थोड़ा सा अलग अलग किताबों का लिया जाता है, लेकिन सब किताबों में उस तरह से नहीं दे पाया जाता है। फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ इसमें लेखपाल से संबंधित कुछ जो नए प्रश्न हों, चाहे जो नया चीज़ें हों जो सुनने को ना मिलता हो, लोगों को बताया जाए। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में देखिए राजस्व परिषद की स्थापना। तो उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना जो हुई थी सबसे पहले 1831 में हुई थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कृषि से संबंधित जोतों की चकबंदी के लिए जो अधिनियम बना था 1958 में, और चूँकि ये उत्तर प्रदेश में परीक्षा होने वाली है तो इसलिए जो भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है उसको हमको ज़्यादा ध्यान देना होगा, ताकि कहा कि अब भी जो भी प्रश्न बनता है जो प्रदेश में एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन को बहुत काफ़ी तक डाला जाता है। तो इसमें भी जैसे एक प्रश्न है, ये देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कृषि संबंधित जोतों को चकबंदी के लिए अधिनियम 1958 बनाया गया। ये कहाँ से हुआ था? तो ये मुजफ्फरनगर और अमेठी से शुरू हुई थी। तो ऐसे प्रश्न होंगे जो भी आपकी किताब में जो भी पढ़ते हों उसको देखते हुए उससे संबंधित आप पढ़िएगा प्रश्न को। कुछ और जैसे प्रश्न हैं, भूमि दाखिल खारिज का अर्थ क्या होता है? तो जैसे ये नया शब्द है दाखिल खारिज। दाखिल खारिज आम लोगों को आम भाषा में नहीं समझ में, लेकिन ये नॉर्मल अगर शब्द को आप टर्म को समझ जाएं तो दिक्कत नहीं होगी। दाखिल खारिज का मतलब होता है एक तरह से नाम परिवर्तन। जैसे हम लोग कोई भी अगर किसी का नाम है, वो पहले से उस पर चला आ रहा है, अब वो किसी को बेच दिया है, तो बेच देने के बाद क्या होगा कि फिर उसका नाम परिवर्तन हो जाएगा। तो उसी को नाम परिवर्तन को ही भूमि की दाखिल खारिज कहते हैं। और जैसे इसमें हमको अगर पढ़ना होगा तो बहुत सारे अनुसंधान होते हैं, तो अनुसंधान के बारे में भी पढ़ना चाहिए, ताकि जो कि बहुत सारे अनुसंधान भी इसमें पूछे जाते हैं। जैसे गन्ना अनुसंधान कहाँ हुआ, दलहन केंद्र कहाँ है, ये सब थोड़ा ध्यान देते हुए आगे चलना होगा। और ग्रामीण के क्षेत्र में भी काफ़ी सारे योजनाएं सरकार चलाती हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न को हमको मतलब कहीं से जहाँ से जिस किताब से हम पढ़ते हैं, जो भी अथेंटिक बुक हो, उसको ध्यान में रखते हुए उससे कुछ योजनाओं को हम अपने पास रख लेंगे और उसको पढ़ लेंगे। पहले ही हमने बता दिया था इस वीडियो में कि हम लोग एक मात्र इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि कैसे हमको क्या करना पढ़ना है, क्योंकि ये ग्राम विकास का जो नया एक अध्ययन है, नया चैप्टर है, तो ये थोड़ा सा बहुत लोगों ने कहा भी कि थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए। बहुत सारे लोग भी आए हमारे पास, तो हमने भी कहा चलिए ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करेंगे इससे संबंधित लोगों को सहायता करने के लिए। तो सबसे पहले जो ग्रामीण से संबंधित हैं, चाहे जो भी कुछ शब्द हो, अगर आपको ना भी समझ में आता हो, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, तो आप अगले वीडियो में उसमें ज़रूर लिख दीजिएगा नीचे कि हमें ये प्रश्न चाहे कमेंट करके अपना हो, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको अपने भाषा में, सरल भाषा में समझाएं। बाकी किताब में तो हर चीज़ दिया हुआ है, दाखिल खारिज सब कुछ दिया हुआ है, आप जहाँ जो भी पढ़ना चाहेंगे सब कुछ है, लेकिन उसको सरल भाषा में समझना भी बहुत उचित है। अगर आप उसको समझ जाते हैं तो समझ लीजिए कि फिर दिक्कत नहीं होगी। तो इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र में कौन कौन सी योजनाएं आती हैं इस समय वर्तमान भी आप भी देखते हैं कि जो इस समय का एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें काफ़ी सारे नए क्वेश्चन जो है करंट से पूछ देते हैं, योजनाओं से पूछ देते हैं। तो छोटी छोटी चूँकि
ये राजस्व लेखपाल परीक्षा है, तो इसमें बहुत कठिन तो नहीं, लेकिन नॉर्मल तरीके से आपको जानना पड़ेगा कि कौन सा क्या है और कैसे है। तो उसको अगर आप समझ लेते हैं तो फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन के भी बारे में जानते हैं आप लोग, लेकिन आमतौर पे लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि किससे संबंधित है। यह भी राजस्व से ही संबंधित है, राजस्व विभाग से संबंधित है। अगर आप लेखपाल में ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको इससे संबंधित आपको जानना पड़ेगा, और जो भी आपदाएं आती हैं उसमें लेखपाल का क्या रोल होता है, कैसे उसमें क्या क्या करता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेखपाल का रोल बहुत ज़्यादा होता है। एक तरह से देखा जाए अगर तो उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि जैसे आपदा हो गई, मान लीजिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपदा हुई, गाँव में आग लग गई। आग लग गई तो उसमें लेखपाल को क्या करना होता है, सबसे पहले वहाँ लेखपाल जाएगा, देखेगा कि नहीं कहाँ आग लगी है। अगर उसके पास बहुत सारे विभाग का नंबर भी होता है, उसको कॉल करके तुरंत उनको बुलाएगा। उसके बाद सारी रिपोर्ट को प्रेषित करेगा आगे। उसी के रिपोर्ट के आधार पे ही उस व्यक्ति को मुआवजा भी मिलेगा जिसका नुकसान हुआ है। इस तरह से सारे बहुत और सारी आपदाएं हैं, उसमें भी लेखपाल का अलग अलग रोल होता है। अब फसलों का वर्गीकरण, फसलों का वर्गीकरण यहाँ हम बोने और काटने के आधार पे बता रहे हैं। जैसे कि फसल जो है, फसलों को हम ऐसे 3 प्रकार, खरीफ, रबी और जायद। तो आप अगर पढ़ रहे हैं तो ये भी आपको जानना होगा कि खरीफ में कौन कौन से फसल आते हैं, रबी में कौन कौन से फसल आते हैं, जायद में कौन कौन से फसल आ रहे हैं। तो उसको थोड़ा सा उसको देख लेना है। अगर आपको उससे संबंधित कुछ चीज़ें जान गए हैं तो अच्छा होगा, क्योंकि जो भी प्रश्न बनते हैं इससे ही संबंधित प्रश्न बनेंगे। इससे अलग हमें नहीं लग रहा है कि कुछ बन सकता है। और ग्रामीण विकास से संबंधित परियोजनाएं, अभी मैंने बात भी किया था, आपको बताया भी था कि ग्रामीण क्षेत्र से जो भी संबंधित परियोजना है, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल, बहुत सारी योजनाएं हैं, उसके बारे में भी हम लोगों को जानना चाहिए। लगान सीमा, लगान जैसे क्या होता है कि कोई भी अगर हम लोग खेती कर रहे हैं, चाहे पुराने ज़माने से भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं, इसके लिए हम लोग भूमि लिए हैं तो बहुत सारे राजा कर लगाते थे, उसका क्या होता था, कैसे होता। इस समय भी हमारे सरकार जो होती है उसके लिए भी, जो हम खेती करते हैं उसके लिए भी कर लगाती है, उस कर को हमको देना पड़ता है। भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए, भूमि, चूँकि हम लेखपाल की परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं तो उसमें भूमि से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उसको आपको ध्यान से देखना होगा। और जैसे इसमें भी दिया हुआ है भूमि के उपजाऊ बनाने के लिए, तो भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको प्रयोग होता है, कौन कौन सा खाद डाला जाता है, कैसे उसका यूज किया जाता है। तो ये संबंधित प्रश्न इससे बनते हैं, उसको भी ध्यान से देखना चाहिए। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, पंचायत स्तर चाहे जो भी आप ये पंचायत स्तर पर जो भी दिया गया है उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। अभी जैसे बलवंत राय मेहता जी ने जो हमारे बारे में बताया था ग्रामीण विकास के बारे में, तो उससे चाहे अशोक मेहता, फिर और जो भी हो, उस चीज़ को भी हमको जानना चाहिए। फिर अब हम बता रहे हैं जो कि मूल चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको हर जगह नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो आपको थोड़ा समझने में कठिन होती है। जैसे खसरा क्या है, खतौनी क्या है, सजरा क्या है, मानचित्र क्या है, जरीब क्या है, जमाबंदी, जुमला नंबर, आराजी नंबर, गाटा संख्या, गुनिया, दिनचर्या बही, ये सब चीज़ें होती है जो कि एक तरह से किताब में आप खोजेंगे तो बहुत कम जगह मिलेगा भी तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इसको आसान भाषा में समझने के लिए एक एक चीज़ को हमको समझना पड़ेगा। जैसे ये दिया हुआ है खसरा संख्या, खसरा क्या है, तो खसरा और खतौनी आप देखेंगे तो लगभग एक ही चीज़ लगेगा कि नहीं एक ही है, लेकिन एक ही नहीं है, दोनों में बहुत कुछ अंतर है। जैसे खसरा संख्या हो गया, खसरा का मतलब होता है कि उसमें जो लैंड का रिकॉर्ड होता है, उसमें पिता का नाम नहीं दिया रहता है। उसमें भी 22 कॉलम होते हैं, उस प्रत्येक कॉलम में अपना वो विवरण दिया रहता है, कृषि से संबंधित विवरण दिया रहता है कि उस भूमि में क्या इस समय, मतलब कि वर्तमान स्थिति में उसकी क्या स्थिति है उस भूमि की। मूल रूप से उसका मतलब यही होता है। खतौनी में भी सब कुछ रहता है, लेकिन मगर इसमें उस भूमि का वर्तमान स्थिति का विवरण नहीं होता है। खतौनी 6 वर्ष पे तैयार की जाती है और ये 1 वर्ष पे तैयार किया जाता है। ऐसे ही सजरा है, मानचित्र है, मानचित्र भी होता है, जैसे गांव का जो नक्शा होता है उसी को मानचित्र कहते हैं। जरीब जो है एक तरह से नापने का यंत्र होता है। ये जरीब जो होता है ये बना होता है लोहे के जंजीर का। चूँकि हम खेतों में नापना पड़ता है इसलिए इसको बनाया जाता है ताकि ये मजबूत रहे, नहीं तो अगर दूसरी चीज़ से फीता होता है से भी लोग नापते हैं तो उससे काम नहीं आ पाएगा। ये नापने का एक तरह से है। जमाबंदी आपने अक्सर अमीन का नाम सुना होगा। अमीन
क्या करते हैं कि जो ये जमाबंदी होता है लेखपाल के द्वारा रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। एक तरह से जो लगान होता है उस लगान को वसूलने का काम करते हैं, उस जमाबंदी के आधार पे ही उनके द्वारा वसूला जाता है। उस तरह से मिन जुमला नंबर है, अराजी नंबर, गाटा संख्या, गुनिया भी ये मापने का यंत्र वो इंची होती है, एक तरह से स्केल होता है, ये स्केल मापा जाता है। दिनचर्या बही जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, दिनचर्या बही इसमें लेखपाल अपने प्रत्येक दिन का स्थिति का रिकॉर्ड लिखता है उसमें कि आखिर वो करता क्या है, दिन भर उसने क्या किया क्या है। इस प्रकार जो भी अभी आपके सामने ये प्रश्न था हमने बताया। हमारे बताने का मतलब ये हुआ कि आप कम से कम समझ लें कि क्या हमको पढ़ना है और कैसे हमको क्या क्या करना है, क्योंकि इस परीक्षा में लगभग 25 प्रश्न आएंगे। 25 प्रश्न में इस बार माइनस मार्किंग भी है, तो लगभग 15 से 18 क्वेश्चन तक लोग, जहाँ तक हमें उम्मीद है कि जा सकते हैं। चूँकि ये थोड़ा सा अलग हट के है, लेकिन आपको क्वालिफाई करने के लिए 15-16 तो कम से कम लाना ही होगा। इसलिए हर सब्जेक्ट में जैसे इसका है तो इसको टर्म को हमको समझना ही पड़ेगा कि आखिर क्या है कैसे है। तो जो हमने बताए हैं, और बाकी आपको भी अगर दूसरी किताबों से माध्यम से अगर जहाँ से मिलता है आप उसको पढ़िए। बाकी अगर जो कुछ अगर अन्य प्रश्न को पूछना होगा, अगर अन्य प्रश्न को समझ में न आया होगा तो अगले वीडियो में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।